जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी बिना इसको जाने आप फिजिक्स सीख नहीं पाओगे। और मैंने कल भी कहा था कि बेहद आसान टॉपिक है, आसानी से समझ में आएगा। मेडिकल के स्टूडेंट है, खासकर उनको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल के बच्चे को मैथ्स से डर लगता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। इस शीट को करने के बाद आपका जो डर है फिजिक्स का खत्म हो जाएगा। और काफी आसान तरीके से मैं चीजें बताऊंगा, आपको हर चीज समझ में भी आएगी। ठीक है, हर चीज समझ में आएगी और इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा। अब ये जैसे मैंने कहा, टोटल अगर आप इसमें देखें, लास्ट में करीब 16 पेज हैं टोटल। ये आप देख रहे होंगे ऊपर, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, राइट सॉरी लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिख रहा होगा। 17 पेज है, लेकिन लास्ट पेज खाली है, तो 16 पेज है टोटल। ये 16 पेज आपकी फिजिक्स में एकदम जो डर है वो खत्म कर देंगे। मैं बार बार डर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बायो के बच्चे को मैथ से डर लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिजिक्स से डरना मना है। ये लास्ट शीट है, और इस लास्ट शीट में भी एक्चुअली क्वेश्चन दिए हैं। ये डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, और ये आपके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है। तो आप देखो तो अगर इसमें ये वाला जो पेज है, ये जो आखिर के 2 पेज हैं, ये तो बेकार ही हैं। तो आपको बेकार का मतलब प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, बाकी थ्योरी का पार्ट यहाँ से शुरू होता है। शुरू के जो 14 पेज हैं वो आपको पढ़ने हैं। अब इसमें देखिए, मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। ये आपने मेंसुरेशन देख रहा है, ट्राइंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, और ट्रपेजियम, पैरेललोग्राम, स्फेरिकल, शेल, सिलेंडर, इनके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब चीजें आपको पहले से आती हैं। तो पूरी शीट का सबसे पहले मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना आपको, पूरा 11th या 12th क्लास का मैथ्स नहीं पढ़ना। केवल ये 15 या 16 पेज जो हैं, इनमें से भी आखिर के 2 पेज पे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के। तो वो थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो कुल मिला के आप देखिए कि 14 पेज की थ्योरी है, और ये 14 पेज की थ्योरी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। लाइफ चेंज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपका वो सपना पूरा होगा। और वो सपना पूरा होगा फिजिक्स से। अगर आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बायो के बच्चे के लिए सबसे बड़ा जो अड़चन है, रोड़ा है, वो है ये फिजिक्स का। फिजिक्स और फिजिक्स का वीक होने का कारण है मैथ्स। तो आप शुरू से अगर आप टॉपिक में आपको दिखाऊं, तो इस पूरी शीट में आप देखोगे कि आपने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन को छोड़ के बाकी सब पढ़ रखा है। लेकिन जो पढ़ा है वो काफी नहीं है, या जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा वो चीजें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी और वो काम आएंगी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग में अगर आपको टॉपिक दिखाऊं, तो जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है हमारा एलजेब्रा, जिसकी यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये एलजेब्रा, आप ये जो फॉर्मूले देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे होंगे। और मैं फिर भी कहूंगा, इन फॉर्मूले को अपनी जगह पे रहने दो। आप नोट करेंगे कॉपी में प्रॉपर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ, ये है कि इनमें अभी ये जो सब चीजें जो आप देख रहे हैं, इनमें से काफी फॉर्मूले आपको आते हैं पहले से। तो एक एलजेब्रा हो गया। एलजेब्रा के बाद अगला जो टॉपिक, ये कुछ इसके टॉपिक हैं एलजेब्रा में, 4-5 टॉपिक हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। कंपोनेंडो, डिविडेंडो शायद पढ़ाओ, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, वैसे मैंने रख दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दोनों टॉपिक काफी यूज होंगे फिजिक्स में। फिर इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको नहीं पढ़नी, लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है जो नीचे ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपको पढ़ना है, जो हमें फिजिक्स में काम आएगा। इसके कुछ एग्जांपल जैसे फिजिक्स से लिया है। ये फॉर्मूला आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा हो, मे बी, और नहीं पढ़ा है तो 11th में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। वैसे 11th 9th में भी ग्रेविटेशन आ जाता है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, ये इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल। फिर आ गया आपका ये लॉग। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं शीट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लॉग, देखो लॉग बहुत जरूरी है फिजिक्स में, लेकिन लॉग का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, वो हमें नहीं पढ़ना है। लॉग केवल इतना पढ़ना है, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म हो गया, बस इतना ही है। इतना ही लॉग पढ़ना है। लेकिन इसमें मैं इतना सिखा दूंगा कि फिजिक्स में आपको लॉग परेशान नहीं करेगा। और केमिस्ट्री में भी लॉग की जरूरत पड़ती है। केमिस्ट्री के तो कई चैप्टर हैं जहाँ लॉग वगैरह आते हैं, इक्वेशन आती है, वहां जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो केमिस्ट्री की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी लॉग वाली। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब तो आप जानते हो। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फिर टेबल में एंगल याद किए होंगे आपने, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो शुरू होता है ये जो क्वाड्रेंट वगैरह का और इनकी वैल्यू को निकालना, वो आपके लिए नया होगा। और ये फॉर्मूले जो सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल नीचे बॉटम में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भाई आवाज कैसे आ रही है आप लोगों की पीछे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूले आपने 10th लेवल तक पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूले हैं, ये वाले नहीं, ये एक टेबल है, ये वाले फॉर्मूले आपके काम के हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो कभी नहीं पढ़ोगे, वो मैं केवल फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा, और इनका यूज है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, बहुत जरूरत पड़ेगी ये जो टेबल है। और मैंने उतने ही फॉर्मूले लिए जो पूछे जाते हैं, फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर आपको सारे नहीं पढ़ने, जो मैंने लिख रखे हैं वो, और मैं बताते चलूंगा, ये सब नोट करना पड़ेगा आपको, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ नोट करना है, क्योंकि ये शीट तो आपके पास रहेगी रहेगी, लेकिन जो मैं लिखाऊंगा वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अब इसमें ये तो इतना काम का नहीं है, फिर ग्राफ आ जाते हैं, ग्राफ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिस बच्चे ने ग्राफ मुझसे पढ़ लिए उसको ग्राफ का क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता। ग्राफ मुझसे अगर पढ़ लिए, बस एक बार सीख लो बेसिक्स, और उसके बाद देखो फिर आपको ग्राफ में कितना कॉन्फिडेंस आएगा। ये ग्राफ अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं आइडिया दे रहा हूँ क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर आता है डिफरेंशियल कैलकुलस। देखो कैलकुलस की खोज जो करी वो न्यूटन नाम का एक साइंटिस्ट, आप जानते हो न्यूटन, उसने करी, फिजिक्स वाले बंदे ने कैलकुलस बनाया। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेबनिज, लेबनिज, इन दोनों ने कैलकुलस बनाया। न्यूटन फिजिक्स का बंदे ने कैलकुलस बनाया था। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो चीजें आती हैं, अलग अलग हैं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। डिफरेंशिएशन का लिटरल मीनिंग अगर आप ढूंढोगे तो डिफरेंशियल का मतलब है तोड़ना, यानी ब्रेक, टू ब्रेक, और इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, इंटीग्रेशन एकता, नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये अभी शुरू होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ये बायो के बच्चों के लिए नई चीज है, क्योंकि इससे पहले की चीजें कुछ कुछ पढ़ रखी हैं, और इसके बाद ये डिफरेंशिएशन चल रहा है, ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस वगैरह के लिए। फिर यहाँ मैक्सिमम मिनिमा इसी की एप्लीकेशन है। इसके बाद आ जाता है आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, और फिर इसके ये क्वेश्चंस, फिर इसी का एक पार्ट होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, और फिर ये मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आप पढ़ चुके हो छोटी क्लास में, 7th में भी आता है, 8th में भी आता है, मेरे ख्याल से 8th या 9th में आता है। इसमें स्फीयर के सरफेस एरिया, वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड ऑल दैट, ये कोन वगैरह ये सब दे रखा है, ये सब आप जानते होगे, पर फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। फिर ये सम एवरेजेज है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, सम एवरेजेज तो मैंने दे तो दिया है, पर अभी आपको थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस के बाद ही इसको आप समझ पाओगे। फिर ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, जो जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, जैसे पाई की वैल्यू है, एक ई आएगा, ई की वैल्यू 2.718 है, ठीक है, 1/e आएगा, लॉग ई, ये सब मैं बता दूंगा। और फिर इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन दे दिए मैंने डिफरेंशिएशन पर और ये इंटीग्रेशन पर, बस ये शीट यहाँ पे आपकी खत्म होती है। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बिल्कुल बिगिनिंग से, ठीक है। ये शीट आपके पास होगी, अभी तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ तो आप देख ही रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको विजिबल हो ही रहा होगा, लेकिन ये शीट अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो प्रिंट करा लेना, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मोबाइल में पढ़ा रहे या लैपटॉप पे, जो भी आप यूज कर रहे हैं मीन्स पढ़ने के लिए, लेकिन काम का बहुत है ये और वेक्टर अगर आपने सीख लिया ना तो फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, गारंटी है, ठीक है। तो अब देखिए ये फॉर्मूले हैं, ये आपने 8th क्लास में सब फॉर्मूले 7th या 8th में पढ़ लिए होंगे। तो हाँ एक सेकंड, हाँ बोलो ध्रुव, अपनी तरफ से अनम्यूट कर लो। सर ये नया चैप्टर है एसेंशियल मैथमेटिक्स जो है, एसेंशियल मैथमेटिक्स सर ये चैप्टर है। ये चैप्टर फिजिक्स में चैप्टर नहीं कह सकते तुम, पर ये मान लो कि एक टूल है, बिना इसके फिजिक्स नहीं आएगी, बिना इसके फिजिक्स नहीं आएगी, ये एक टूल है
जैसे कि आपको लिखने के लिए पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, या बोर्ड पे लिखना है तो मार्कर चाहिए या चौक चाहिए, तो बिना उसके लिख नहीं पाओगे। ऐसे ही बिना इसके आप फिजिक्स सीख नहीं पाओगे, ठीक है। बिना इसके फिजिक्स का एक भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप ये सोचते हो। और कोई भी किताब उठा लेना, कोई भी फिजिक्स की 11th की बुक उठा लेना, उसमें आपको ये चैप्टर मिलेगा जरूर, लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलने वाला एक भी। बात समझ में आई कुछ? और मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यस हर सर। हर टीचर पढ़ाएगा। जो अच्छा टीचर होगा ये पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता है। मैंने कहा ना, टूल है। जैसे पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के लिए तुमको कलर चाहिए, या मान लो तुमको पेंसिल चाहिए, डिफरेंट टाइप की पेंसिल चाहिए पेंटिंग करनी है, या कोई स्केच बनाना है तो पेंसिल चाहिए, या तुमको पेस्टल कलर चाहिए, ठीक है, ब्रशेस चाहिए, तो वो टूल है। ऐसे इसके बिना काम नहीं चल सकता। लिखने के लिए पेन चाहिए। या अभी तुम क्लास कर रहे हो तो तुमने कहा, मैंने कहा ऑनलाइन क्लास लूंगा, पर तुम्हारे पास मोबाइल ही नहीं है। बोले सर मेरे घर में तो कोई मोबाइल यूज नहीं करता। मैंने कहा फोन नहीं यूज करते? कि सर नहीं, लैंडलाइन है। तो बोलेगा सर मैं लैंडलाइन पे पढ़ लूंगा। नहीं पढ़ सकते। ऑनलाइन क्लास लैंडलाइन पे कैसे पढ़ लोगे? नहीं पढ़ सकते। तो उसी तरह से फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये क्या लिखा है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बिना इसके काम नहीं चलेगा। और आप ये सोचो जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं कि हम तो मैथ्स पढ़ेंगे, हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तुम जो मैथ्स पढ़ोगे, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th में आएगा। आई कैन नॉट वेट टिल योर 12th क्लास, क्योंकि अभी अगला जो वेक्टर के बाद जो चैप्टर शुरू होगा ना, वन डायमेंशन मोशन, वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन खूब सारे यूज होगा। वेलोसिटी को जब हम लिखते हैं तो वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन से आती है। एक्सेलरेशन जो आता है वो वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से आता है। अब बताओ, बिना उसके कैसे काम चलेगा? बिना उसके कैसे काम चलेगा? इसलिए एसेंशियल है, बिना इसके काम नहीं चल सकता, चाहे जो हो जाए। तो ये आपको पढ़ना ही है। और इसीलिए हम चैप्टर की मतलब फिजिक्स की शुरुआत में, जैसे यूनिट डायमेंशन में ज्यादा यूज नहीं हुआ। जैसे मैंने पीछे बताया कि एरर का जो बेस्ट पार्ट था, आईआईटी के 3-4 सवाल थे जो मैंने अभी आपको नहीं कराया, बिल्कुल टॉप लेवल के, क्योंकि उसमें लॉग और डिफरेंशिएशन का यूज होगा। एक बार लॉग और डिफरेंशिएशन सीख लो, और फिर देखो तुम वो वाले जो आईआईटी के बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन है, वो आप आसानी से कर लोगे। तो ये मान लो कि लैंग्वेज का मतलब है फिजिक्स गूंगा बहरा है बिना मैथ्स के। आप समझ नहीं सकते इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में उलझ के रह जाओगे। फिजिक्स आपके लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, कभी समझ में नहीं आएगा अगर मैथ्स नहीं पढ़ा तो। इसलिए ये जरूरी है। ये चैप्टर मत मानो इसको, जैसे चैप्टर नहीं है। जैसे आपके 11th में या आईआईटी के में ये फिजिक्स ये नहीं आएगा, लेकिन इसकी यूज आएंगे। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होगा फिजिक्स को समझने के लिए। अब उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, कैसे यूज होगा। आपने स्किप कर दिया, भूल जाओ, फिजिक्स कभी जिंदगी में कभी फिजिक्स नहीं आ सकती। और फिजिक्स के बिना चाहे मेडिकल हो या आईआईटी हो, सिलेक्शन नहीं हो सकता बिना मैथमेटिक्स के। इसलिए हर अच्छा टीचर इसको पढ़ाता है। और हर किताब में एचसी वर्मा उठा लो, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें भी चैप्टर मिलेगा आपको। ये चैप्टर है लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं, इसकी एप्लीकेशन आती है। अब देखो इसके आगे एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या क्या पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। और जिन बच्चों को ये लगता है कि हम आईआईटी की तैयारी करें, हम क्यों पढ़ेंगे, तो फिजिक्स मत पढ़ो। फिर फिजिक्स भूल जाओ, बिना इसके फिजिक्स का नहीं आएगी आपको समझ में। आपको लग रहा है कि हम तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो फिर 12th में पढ़ना, 12th पढ़ लो पहले आराम से, मैथमेटिक्स 12th का पूरा कर लो, उसके बाद फिजिक्स पढ़ लेना। अगली साल के बाद तैयारी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। लेकिन ये पढ़े बिना फिजिक्स आने वाली नहीं है। तो देखिए अब ये जो फॉर्मूले हैं, इनमें कुछ फॉर्मूले तो ये जो मैंने लिए हैं सारे, मैंने कहा था ना, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक जितना भी फिजिक्स में मैथ्स यूज होगा वो सब मैं पढ़ाऊंगा। अब जैसे ये वाला पहला फॉर्मूला आप सबको आता होगा, मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला ना आता हो, a+b का होल स्क्वायर। पर मैं तो अपनी तरफ से पूरा काम करूंगा। शीट में सारे क्वेश्चन रखे हैं जो आएंगे, सारे वो चीजें रखी है जो पूछी जाती हैं। तो a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये आपको आता है। फिर ये तीसरा फॉर्मूला, इसकी भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, a+b+c का होल स्क्वायर। a+b+c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab + 2bc + 2ca। आई होप कि ये आपने 8th या 7th क्लास में ये फॉर्मूले आ जाते हैं, आपने जरूर पढ़े होंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अभी एक बच्चा डाउट पूछ रहा था मुझसे, एक क्वेश्चन उसने पोस्ट किया, वेक्टर का क्वेश्चन था, और उस वेक्टर के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया। और अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया और सरेंडर कर गया। बहुत ही बढ़िया सवाल था, लेकिन ये फॉर्मूला यूज हुआ उसमें। अब ये फॉर्मूला नहीं आता हो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। मेडिकल के बच्चे ने पूछा था, तो मैंने उसको बताया। अब कोई नया बच्चा ज्वाइन किया था, क्रैश कोर्स रिवीजन बैच जो हुआ था, तो उस बच्चे को फॉर्मूला नहीं आता था। मैंने कहा बेटा ये तो 7th या 8th में आता है।
बोले सर हमने पढ़ा नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, यूपी बोर्ड का बच्चा था, उसने पढ़ा नहीं था। तो ये दिक्कतें आती है फिर। अब चौथा वाला फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले यूज होंगे। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला ए प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैं सारे बताऊंगा। अगर आपको लग रहा है हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें तो ये आते हैं, तब भी आप तसल्ली रखो एक दिन की। इसके बाद जो चीजें आएंगी वो सब आपको नहीं आती होंगी, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह से ये सब यूज होगा फिजिक्स में। ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। याद करना पड़ेगा, याद किए बिना अगर न भूल गए हो ना, याद कर लेना। भूल गए हो तो याद कर लेना, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और ये सेम इसी तरह का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्योंकि आगे अगर आप पूछोगे कि सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, तो फिर बाद में पूछना मत मुझसे, क्योंकि मैं तो पढ़ा चुका हूँ। बाद में ये ना कहना कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि बाद में ये पूछने का टाइम थोड़ी होता है, ठीक है। बाद में पूछने का टाइम नहीं है कि ये कहाँ से आया। इसीलिए तो कह रहा हूँ अभी भी वक्त है, पढ़ लो, अभी भी वक्त है, पढ़ लो, ठीक है। अब देखिए ये कंपोनेंडो डिविडेंडो शायद आपने पढ़ा हो, इसकी ऐसा हमें जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में, ना के बराबर जरूरत पड़ेगी, पर ये 7th या 8th क्लास में आता है, हो सकता है आपने पढ़ा होगा। तो कभी अगर जरूरत पड़ती है, कम पड़ती है, मैंने कहा ये इस तरह का रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। तो कंपोनेंडो में क्या करते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए, और इसी तरह से इधर हो जाता है रेशियो में सी प्लस डी अपॉन डी। और डिविडेंडो में फिर क्या हो जाता है, डिविडेंडो में भी इसी तरह से ए माइनस बी अपॉन ए, और इस टाइप का पैटर्न आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दो, ये बन जाता है ए माइनस बी और ये सी माइनस डी, ठीक है। इसे कंपोनेंट डिटेल में नहीं जा रहे, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर ये रेशियो होता है तो इस रेशियो को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, नीचे वाले में माइनस कर देते हैं, ऐसे ऊपर वाले में जोड़ देंगे, नीचे वाले में माइनस कर देंगे। और अगर आप पूछना चाहो ये कहाँ से आया, तो वो भी बता दूंगा मैं कैसे आता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ए अपॉन बी अगर बराबर है सी अपॉन डी के, तो इधर +1 कर लो और इधर +1 कर लो, ठीक है। अब अगर +1 कर लिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, हालांकि इट हार्डली मैटर्स। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी, और ऐसे ही सी प्लस डी अपॉन डी, एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से क्या करना है आपको, ये आपका a अपॉन बी -1 और c अपॉन डी -1 दोनों तरफ कर लो। तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी, ये सेकंड इक्वेशन। बस डिवाइड करो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को, और देखो आंसर आ जाएगा आपका। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, ये वाला रिलेशन आ जाएगा आपका। अब आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। और इसका कभी कभी फिजिक्स में यूज होगा, कभी कभी, नॉट वेरी मच, लेकिन सब काम का है। ऐसा कुछ भी नहीं जो काम का ना हो, एक भी फालतू चीज नहीं रखी मैंने, हटा दी, एक एक चीज को हटा दिया है जो भी फालतू था। ये फॉर्मूले तो आपको आते होंगे। ये हो गया आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेहतरीन यूज है इसका फिजिक्स में, जबरदस्त यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पढ़ रखी होगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पढ़ी हो 10th लेवल पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जो 10th लेवल पे पढ़ी है, इसका 11th में भी यूज होता है, 11th में भी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथ्स में। और इसका एक चैप्टर आता है पैराबोला करके, वहां इसका यूज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। अब पैराबोला कैसा होता है वो आगे आएगा ग्राफ में, जो 11th के बच्चे उन्होंने नहीं पढ़ा होगा पैराबोला कैसा होता है, बताऊंगा सब आगे। तो ये तो मैं हटा दे रहा हूँ, ये शीट आपके पास है, जहां आपको जरूरी लगे नोट जरूर करते रहना, और जहां जरूरी नहीं है वहां समझते रहना। अब देखिए इसमें आगे, ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एक एक चीज ली है, छोड़ा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब यूज होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, क्या पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, समझो जरा। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान आनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये कैसे पहचानोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सिंपल सा एक रूल समझो, दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। y की पावर 1
और x की पावर हाईएस्ट वाली 2 है यहाँ पे। आपने कहा और भी तो है, तो ये लेकिन हाईएस्ट वाली नहीं, x की पावर 1 यहाँ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ x की पावर 0 है। अब x की पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो अगर एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो, एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे की 2, ये ऐसा भी हो सकता था, x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस वी बाई प्लस सी, ऐसा भी हो सकता था। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला आगे आने वाला है, जब ग्राफ पढ़ेंगे तब बताऊंगा, लेकिन दिखता कैसा है, ऐसा दिखेगा, बाउल के आकार का, या उल्टा होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है इसका, पैराबोला का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जबरदस्त यूज है फिजिक्स में। और इन इक्वेशन को जाने बिना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आपने छोटी क्लास में ये तो पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब इसमें जैसे y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना हो, जैसे इसके सॉल्यूशन चाहिए, तो y को 0 रख के करते हैं। जैसे ये मैंने कहा था y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो y अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे। इसका सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए y 0 होगा। सॉल्यूशन का मतलब ये है, y मैं 0 रख रहा हूँ तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। अब इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, कौन कौन सी वैल्यू होंगी जिसके लिए y 0 आएगा। अब इसमें x की कौन कौन सी, तो x की दो ही वैल्यू आएंगी। एक सिंपल सी बात समझो, कोई इक्वेशन ऐसी हो ax की पावर n प्लस ax की पावर n माइनस 1, इस तरह की हो इक्वेशन, ऐसे करके एंड सो ऑन इक्वल टू 0, तो उसके n रूट होंगे। जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उतने रूट हो सकते हैं, n रूट। अब यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो इसके दो रूट हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा दो रूट होते हैं, जैसे यहाँ अल्फा और बीटा लिखे हुए। ऐसा कोई मेरे ख्याल से नहीं होगा जिसको ये बात ना आती हो कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे रूट वगैरह क्या होता है, सबने पढ़ा होगा। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य, ये इंडियन उसका नाम है। इसको काफी लोग रूट फॉर्मूला बोलते हैं क्योंकि उन्हें इंडियन नाम बोलने में शर्म आती है, लेकिन हमें प्राउड होना चाहिए अपने। सबसे पहले जीरो किसने दिया, आर्यभट्ट ने, इंडियन ने। ठीक है, और जो प्लैनेट्स, जो केपलर के लॉ पढ़ते हैं हम, सबसे पहले इंडिया में ऑलरेडी आर्यभट्ट ने यानी कितने बीसी में, 400 बीसी में, यानी कितने बीसी में बता दिया था। केपलर ने तो 1700-1800 सन के आसपास बताया। तो श्रीधराचार्य इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, और ये फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, आई होप सो। मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं, या कुछ लोग इसे रूट फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट फॉर्मूला। ठीक है, और ये x की वैल्यू यहाँ पर, ये जब आप इसको सॉल्व करते हो ये वाली इक्वेशन को, तो x की वैल्यू आती है माइनस बी। बी क्या है, x का कोफिशिएंट, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। प्रॉपर वैल्यू रखो साइन के साथ, आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक प्लस वाला, ये वाला जो साइन आ रहा है, ये वाला जो साइन आ रहा है इसमें बीच में एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ, तो दो रूट मिलते हैं, एक होता है अल्फा और एक को कह देते हैं बीटा। तो इनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो तो आ जाता है माइनस बी बाई ए, ये लिख पढ़ा होगा आपने छोटी क्लास में जरूर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट कहलाता है, ये सम ऑफ रूट कहलाता है। तो अल्फा और प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आता है, और अल्फा बीटा सी बाई ए आता है। तो इस इक्वेशन को जो लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स और सी बाई ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इसको, ये जो सम ऑफ रूट है इसे कैपिटल एस कह देता हूँ, और प्रोडक्ट रूट को पी कह देता हूँ, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कभी आपने छोटी, मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था 7th क्लास में, मैंने पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, और 8th में या 9th में, ठीक से याद नहीं रहा, 8th या 9th की बात है, वहां मैंने जब दोबारा पढ़ा तो ये सारे फॉर्मूले मुझे उस समय बताए थे मेरे टीचर ने। मुझे उम्मीद है आपने भी छोटी क्लास में ये जरूर पढ़े होंगे। इसे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस यहाँ मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस बी बाई ए को, यानी सम ऑफ रूट, और पी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज सी बाई ए। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसकी वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट
माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ये आपका धराचार का फॉर्मूला है और इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो टर्म है इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। उम्मीद है आपको जरूर पता होगा क्योंकि ये सब चीजें छोटी क्लास में बता दी जाती हैं, और नहीं भी पता है तो मैं तो जीरो लेवल से बता रहा हूँ, अब समझ लेना। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं जो अंडर रूट में लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को मैं अगर इरेज कर दूं, आपको नोट करना कुछ जरूरी लगा हो तो नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर गौर करना है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है इसे ऐसे लिखते हैं, बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये डी बहुत को जानना बहुत जरूरी है। डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है ब्रैकेट में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इस पे डिपेंड करता है कि जो रूट होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, या रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, या इमेजनरी होंगे। ये पढ़ा जरूर होगा आपने छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में नहीं, 11th में आता है, लेकिन ये पहले ही ऑलरेडी 9th में 7th में इंट्रोड्यूस होता है, 8th या 9th में फिर और अच्छे लेवल पे बच्चा पढ़ता है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब कि दोनों रूट की वैल्यू रियल होंगी और अलग अलग होंगी, रियल होंगी और अलग अलग होंगी। अगर डी की वैल्यू जीरो आ रही है तो रूट रियल तो होंगे दोनों पर इक्वल भी होंगे। वो मैं एग्जांपल से समझा दूंगा कि इक्वल और रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। और फिर इसके बाद अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो अंडर रूट में लेस देन जीरो का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यू, डी की वैल्यू नेगेटिव अंडर रूट में। अंडर रूट में डी की वैल्यू नेगेटिव का मतलब हो गया कि आप उसका रूट नहीं ले सकते। तो इस तरह के जो रूट होते हैं उनको इमेजिनरी रूट कहते हैं, यानी एक्चुअल में एक्स की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी रियल वाली, और जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी होगी। इसके लिए फिर मैथमेटिक्स में एक चैप्टर आता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वो आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ेंगे, हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। एलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर 11th में पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स में आईआईटी वाले बच्चों को। हमको फिजिक्स में जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जो जरूरत नहीं है वो नहीं मैं बताऊंगा, जो जरूरत है वो बताऊंगा। अब जैसे ये रियल और इमेजिनरी दो तरह के नंबर होते हैं, हम रियल नंबर से डील करेंगे, हम कभी फिजिक्स में इमेजिनरी नंबर से डील नहीं करेंगे। वो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा 11th में, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन या इक्वल होगा तो रूट रियल होंगे, और अगर लेस देन होगा तो इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, एक एग्जाम्पल मैं अलग से देके आपको बताता हूँ, थोड़ा और शायद आपको समझ में आए। ये जो मैंने डी वाली बात बताई है ये बेहद काम की है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस शीट में आपको हर वो चीज है जरूर, लेकिन उसमें एडिशनल मैं जो बताऊंगा वो आपको कॉपी में नोट करना है। टॉपिक लिखते जाना, जैसे थर्ड टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये टॉपिक नोट करते जाइए, और उसमें ये चीजें जो जरूरी लग रही हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाइए। इसीलिए कॉपी में जरूरी है। ये डिस्क्रिमिनेंट वाली जो बात बताई है ये बहुत काम की है। ये आगे मैकेनिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, वन डायमेंशन मोशन, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा, वहां पे इसका इस्तेमाल होगा। और उसमें एक ऐसा सवाल आता है कि एक चोर जा रहा था चोरी करके, और पुलिस उसका पीछा करने लगी, और पुलिस की जीप की स्पीड इतनी है, और चोर अपनी बाइक को रेस से स्टार्ट करता है, एक्सेलेरेट करता है, किक मार के बाइक को स्टार्ट करता है। तो बताइए अगर पुलिस वाला 100 मीटर पीछे था तो वो चोर को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा? ठीक है, अगर पकड़ पाएगा तो पुलिस की जो जीप है वो कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड कम से कम कितना हो कि वो चोर को पकड़ ले, क्योंकि चोर अपनी बाइक को स्टार्ट करके एक्सीलरेट करेगा, स्पीड अप करेगा, तो क्या पता पुलिस की गाड़ी पहुंच ही नहीं पाई, तब तक चोर भग गया। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। उसमें डिस्क्रिमिनेंट, ये रियल इमेजिनरी वाली जो बात है ये वहां काम आ जाएगी। ये फिजिक्स का सवाल है जो चोर पुलिस वाला मैंने बताया। या ऐसे सवाल आएगा कि बस स्टैंड पर बस जाके रुकती है, और तभी 100 मीटर पीछे से एक आदमी अपने घर में से निकलता है और बस को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है, तभी बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है, बस रेस से एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, आदमी दौड़ता है। तो क्या आदमी बस को पकड़ पाएगा? 100 मीटर पीछे था वो, और अगर पकड़ पाएगा तो कम से कम स्पीड आदमी की कितनी होनी चाहिए कि बस को पकड़ ले, और क्या वो नहीं पकड़ पाएगा? ऐसे सवालों को करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें ये डिस्क्रिमिनेंट वाली बात बहुत काम आएगी। अब बच्चा यहीं उलझ के रह जाता है क्योंकि उसको बेसिक्स क्लियर ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कभी सोचा ही नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में यूज होगी, वो फिजिक्स में यूज होगी, वो जानता ही नहीं है, या कभी टीचर ने बताना नहीं चाहा। तो यही चीज है, तमाम कोचिंग यहाँ आगरा में भी चल रही है, बाहर भी चलती हैं, मैंने देखा टीचर पढ़ाते नहीं है,
अभी जैसे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स आगरा में तमाम टीचर नहीं पढ़ाते, पढ़ाते ही नहीं है, आता ही नहीं है। अच्छा, जिनको आता है वो, जैसे मैं पढ़ाता था किसी कोचिंग में, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ जानते होंगे। वहाँ जो टीचर पढ़ाते थे, कई हमारे साथी हमसे जूनियर भी थे, कई ऐसे भी थे जो हमसे पूछने आते थे कि सर ये बता दो, ये हमें समझ में नहीं आता, किताबों से ही पढ़ा लेकिन क्वेश्चन नहीं निकलते। स्क्रू गेज वर्नियर आईआईटी में आया है, 2018 नीट में क्वेश्चन आया और अब शुरुआत हो चुकी है, अब आते रहेंगे क्वेश्चंस। तो एक तो टीचर को आता ही नहीं है, और जिनको आता है वो ढंग से पढ़ा नहीं पाते, और कई ऐसे बच्चे उन्हें पढ़ाया ही नहीं गया। अब वो पढ़ने के बाद कह रहे हैं सर बहुत बढ़िया समझ में आया आपने पढ़ाया। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि मैथ्स सीख लो, मैथ्स ये वाला जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो भी टाइम लगेगा मुझे सिखाने में, डिपेंड करता है आपकी क्वेरी किस तरह की आती है। सीख लोगे, ये मान लो कि फिजिक्स का डर खत्म आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक-एक चीज़ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है? ये मैं हटा रहा हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, फिर नीचे एक एग्ज़ाम्पल जो दिया है वो आप खुद भी देख सकते हैं, बाकी आपको आता भी होगा, ऐसा नहीं है, ये चीज़ें नहीं आती होंगी, ये हटा देता हूँ। अब जैसे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, मान लो एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, बहुत सिंपल सा लिया है, आपने किए भी होंगे, तो धराचार फॉर्मूले से करना चाहो तो धराचार से कर लो, ठीक है? अच्छा, इसका डिस्क्रीमेंट निकाल के देखा? देखा जाए अगर डिस्क्रीमेंट निकालोगे, तो चलो पहले वैसे तो कर लोगे, बहुत सिंपल है, मैं एक समझाना चाह रहा हूँ, डिस्क्रीमेंट का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है? डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी की वैल्यू -5 है, ध्यान रहे। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर था, और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो अब यहाँ से डी की वैल्यू अगर आपने देखी तो 25 माइनस 24 आया, यानी 1, 1 0 से बड़ा है, यही तो कहा था ना, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? देखो रूट तो आप निकाल लोगे यार, रूट का फॉर्मूला तो सामने रखा है, आपको सर रूट हम निकाल लेंगे, आप ये क्यों बता, यही तो जानना है, ये तो सबको आता है, ये जो सामने लिखा हुआ है। डिस्क्रीमेंट के को कैसे यूज करना है क्वेश्चन में वो समझो, वो कम आता है। डिस्क्रीमेंट की वैल्यू 1 आई जो कि ग्रेटर देन 1 है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है इसके रियल रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, यानी दो रूट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, दो होंगे और अलग अलग होंगे। अब वो कैसे? तो या तो फॉर्मूला लगा लो ये वाला डायरेक्ट और इससे निकाल लो, या आप इसके रूट डायरेक्ट कर सकते थे, और ये अगर आप करोगे तो माइनस बी, तो माइनस और बी की वैल्यू -5, तो ये प्लस का 5 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है डी है, ये क्या है भैया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a तो लिखा हुआ है। तो डी की वैल्यू अभी निकाली 1 आ गई, और डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1। तो अब ये आ गया 5 और प्लस माइनस 1/2। अब प्लस माइनस यानी एक बार हम प्लस लेंगे, अल्फा कह लो या x1 x2 कह लो, दो रूट है x1 x2 या अल्फा बीटा कह लो। तो अल्फा आ गया आपका 5 + 1/2, यानी कितना 3, और बीटा कितना आ गया 5 - 1/2 = 2, यानी रूट आ गए 3 और 2। आपने कहा हम इसको आसान तरीके से कर लेते सर, डायरेक्ट ही हम यहाँ से कर लेते, हमें तो आता है। हर क्वेश्चन को डायरेक्ट थोड़ी कर लोगे यार, मुझे तो आपको सिखाना है, इसलिए मैं तो जीरो लेवल से मान के चलूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा आता है, या मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता। मैं आपको जीरो लेवल से सिखाऊंगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है सीखने का, आप सीखिए, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अभी आपको कई लोगों को लग रहा होगा कि हमें ये आता है, आपको आता है लेकिन बीच में कोई ऐसी चीज आ जाएगी 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आपने कहा कि मैं अब नहीं सुन रहा हूँ, ये तो मुझे आता है, सर क्यों फालतू बता रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो चलो अब थोड़ी देर इधर उधर देख लेता हूँ, मैं पानी पी आता हूँ, और उसी बीच में 5 मिनट का या 2 मिनट का कोई ऐसी चीज मैं बोल जाऊंगा, बता जाऊंगा कि वो पानी पी के आए, तब तक निकल जाएगी, काम की चीज निकल जाएगी। इसलिए अटेंटिव बैठना। आपको ये भी लग रहा है कि मुझे आता है, बहुत आता है, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आता। आप पढ़ के आए हो ना, कुछ नहीं पढ़ के आए हो। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो कुछ नहीं पढ़ा है। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है लोग कैसा पढ़ाते हैं और मैं कैसा पढ़ाता हूँ। आपने ये चीज़ें सीख ली, अभी आपको लग रहा होगा आसान है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, चीज़ें बेहतर होती जाएँगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने लगेगा। जो मैथ्स का जो डर है ना, फिज़िक्स का डर है, वो खत्म होने लगेगा। लेकिन आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा, 1 घंटे क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, 10, 12 दिन, 15 दिन जो टॉपिक चलेगा, एक-एक दिन अटेंड करना है। 1 दिन भी क्लास मिस करोगे, बेकार, सब बेकार, पढ़ाई सब बेकार हो गया। ये मान लो पेंटिंग बनाई थी, आपने कलर वगैरह से, और पानी फैल गया उसके ऊपर, सब फैल गया। एक दिन नहीं आए, पानी फैला दिया, पेंटिंग खराब पेंट वाली। तो ये मान लो। तो 2 रूट आ गए, 2 एंड 3, 2 रूट आ गए। अब 2 एंड 3 रूट हैं तो दोनों कैसे हैं? अलग-अलग हैं, डिस्टिंक्ट है और रियल है। 2 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है,
3 एक रियल नंबर है, ठीक है, 2 and 3 आर रियल नंबर, 2 and 3 आर रियल नंबर, तो 2 and 3 आर रियल नंबर, राइट, तो रियल हो गए और अलग अलग है, इसलिए क्या हो गए, डिस्टिंक्ट हो गए। अब आपने कहा सर रियल और डिस्टिंक्ट समझ में आ गया, रियल और इक्वल का कोई एग्जांपल दो, रियल और इक्वल का देखो, एक इधर देख लो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसमें इसके जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, वो डिस्क्रीमेंट से पता करेंगे, तो डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म से बी और ए की वैल्यू क्या होगी ये देखना पड़ेगा। तो डिस्क्रीमेंट होता है भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 4 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 और ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, ठीक है, और सी की वैल्यू 4, कितना आया निकल के 16 माइनस 16, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 0, डी की वैल्यू 0 आ गई। आपने कहा सर हम तो डायरेक्ट निकाल लेते, अरे भैया मुझे डायरेक्ट नहीं सिखाना तुमको, मुझे तो डिस्क्रीमेंट का मीनिंग समझाना है, क्योंकि इसमें बच्चा जो बैठा हुआ है मेडिकल का उस बच्चे को दिक्कत है, मुझे तो उसको सिखाना है। अब आईआईटी वाले को ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आएंगे, वहां कुछ नहीं आएगा आपको, कुछ भी पढ़ाई नहीं है पहले से बिल्कुल। तो डिस्क्रीमेंट 0 का मतलब ये हुआ कि रूट कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, दोनों के दोनों यानी सेम आएंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू या x1 x2 जो रूट आएंगे उनकी वैल्यू सेम आएगी। आप चाहो तो अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये जो लिखा हुआ है या तो एक तरीका डायरेक्ट वाला ये है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है सर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। असल में x की वैल्यू 2 नहीं है, ये x की वैल्यू 2,2 आई, यानी 2 बार आया, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो ये वैल्यू 2,2 आई, तो 2 रूट होंगे इसके और दोनों इक्वल है। अब आपने कहा कि इससे इससे सॉल्व कर ले, हाँ इससे कर लो। x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन 2a, तो माइनस बी, तो माइनस और b की वैल्यू है माइनस 4 यानी प्लस का 4, और d कितना आया था 0 आया था, तो ये प्लस माइनस 0 अपॉन 2, a की वैल्यू 1, तो ये 2 आ गया। अब आपने कहा ये तो एक ही आया, एक नहीं आया, 2 आ गई वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू है ना प्लस माइनस 0 है, तो एक बार 4 में प्लस 0 करो डिवाइडेड बाई 2 तब 2 आएगा, और एक बार 4 में माइनस 0 करो डिवाइडेड बाई 2 तब भी 2 आएगा। तो असल में 2,2 ये दो रूट हो गए इक्वल। टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, फिर से ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है, फिर से ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को भी? एक एक चीज समझते चलना, जरा सी गलती दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे, टाइम हमारा खत्म होगा, फिर से हम ज्वाइन करेंगे। ये तो मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया, नीचे के एग्जाम्पल भी दिया है इसमें, ये एग्जाम्पल आप खुद से करके देखना, 10x² माइनस 27x प्लस 5, और इसके नीचे आंसर आगे x1 की वैल्यू 5